सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, मॉनसून सेशन बिगिंस टुडे, गवर्नमेंट ऑपोजिशन ब्रेस फॉर अ स्टॉर्मी स्टार्ट। तो आज से मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा, तो ऑपोजिशन कौन कौन से इश्यूज़ को यहाँ पर पार्लियामेंट में उठाएगा, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। The government Sunday accused the opposition of trying to belittle the image of parliament by insisting that कि यहाँ पर जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट को अपडेट किया गया है। इसके अलावा एक सर्कुलर इशू किया गया है कि पार्लियामेंट की प्रमाइसेस में कोई भी धरना नहीं होगा, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो अपोजिशन का ये कहना है कि हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट मॉनसून सेशन में जो कि आज शुरू हो रहा है और अगस्त 12 को ख़त्म हो जाएगा, उसमें 32 बिल इंट्रोड्यूस करेगी। तो अपोजिशन का यही कहना है कि इतने कम टाइम में आप यहाँ पर 32 बिल इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या ही यहाँ पर डेलिब्रेशन और डिस्कशन होगा। तो अपोजिशन सेड इट एंटिसिपेट्स दैट की बिल्स वुड बुलडोज्ड थ्रू। तो ये यहाँ पर अपोजिशन का कहना है। इसके अलावा अपोजिशन का ये कहना है कि जो बैंक फ्रॉड के केसेस हैं, इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जो अग्निपथ स्कीम है, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, राइजिंग क्राइम्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अटैक्स ऑन कश्मीरी पंडित्स, ऑटोनॉमस बॉडीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का यहाँ पर जो कोलैप्स हो रहा है, जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके होम को इलीगली डिमोलिश किया जा रहा है, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर अपोजिशन उठाएगी। फिर यहाँ पर बात की गई है न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। तो अपोजिशन का ये कहना है कि न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल से बेसिकली जो यहाँ पर ट्राइबल के राइट्स हैं आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो। एज सच जो ग्राम सभा का अप्रूवल मैंडेटरी था, तो अब वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर पूरी क्लियरेंस मिलने के बाद जो ट्राइबल के राइट्स हैं उनको सेटल करने की बात की गई है। तो जब एक बार पूरी क्लियरेंस मिल जाती है तो उसके बाद तो सब कुछ बस एक फॉर्मेलिटी ही रहता है, तो फिर उसके बाद ट्राइबल्स के राइट्स सेटल नहीं हो पाएंगे, ऐसा अपोजिशन का कहना है। तो ये सब यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा मुद्दे उठाए जाएंगे। अब हम सेकंड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इंडिया रिपोर्टेड 2 बिलियन क्यूमुलेटिव कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑन संडे। तो बेसिकली 2 बिलियन कोविड वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। 97% फर्स्ट डोज कवरेज हो चुका है और 90% जो है यहाँ पर सेकंड डोज कवरेज हो चुका है, मतलब उन लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर दोनों डोजेस वैक्सीन की ले ली हैं। प्रिकॉशनरी डोज भी अभी चल रहा है और उसके लिए 75 डे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। तो कंट्री इज करेंटली रनिंग अ स्पेशल 75 डे वैक्सीनेशन ड्राइव इन विच द थर्ड प्रिकॉशन डोज इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। तो 75 दिनों की ये जो ड्राइव चल रही है कि फ्री में गवर्नमेंट सेंटर्स में यहाँ पर प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। इसके अलावा जो वैक्सीन इनइक्विटी के प्रॉब्लम है उसको भी हमने सॉल्व किया। अब वैक्सीन इनइक्विटी का मतलब क्या है कि एज सच मैन को तो वैक्सीन मिल रही है लेकिन यहाँ पर विमेन को वैक्सीन नहीं मिल रही है। अर्बन एरियाज़ में तो वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पर रूरल एरियाज़ में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो इन सारी यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं उनका ध्यान रखा गया है और वैक्सीन इनइक्विटी को पूरी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की गई है और ये हमें डेटा से पता चलता है। 74% ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स have been set up in rural areas and 71% of the vaccination coverage has been reported from rural areas और 51% जो वैक्सीन के रेसिपिएंट्स हैं वो यहाँ पर विमेन हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है रिवेंज ट्रैवल ट्रेंड। अब ये रिवेंज ट्रैवल ट्रेंड क्या है, तो बेसिकली कोविड में सब लोग यहाँ पर घर पर रहते थे, तो एक तरीके का जो रूटीन था वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया था, बहुत ज़्यादा मंडेन फील होता था लोगों को। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला सबको अपने ट्रैवल प्लान्स आने लग गए कि हमें अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो इसको ही रिवेंज ट्रैवल ट्रेंड कहा गया है जो कि कोविड कर्व्स के बाद देखने को मिला और इसकी वजह से ही जो एविएशन में अपटर्न देखने को मिला है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि एविएशन में अपटर्न देखने को मिला है और इसका मेन रीज़न है रिवेंज ट्रैवल ट्रेंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कमोडिटी प्राइसेस फॉल कैन हेल्प इंडिया एस्केप ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रैप। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, आरबीआई एक रिपोर्ट निकालता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। सेंट्रल बैंक हैज सेड इन इट्स लेटेस्ट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। तो आरबीआई का ये कहना है कि जैसे हम देख रहे हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं और जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है वो भी यहाँ पर ईज हो रहा है, तो अगर ये सब चलता रहा तो उसकी वजह से इंडिया जो है ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रैप में नहीं आएगा। The Reserve Bank of India has said that the Indian economy can escape the global inflation trap if the moderation in commodity prices, इसके अलावा जो सप्लाई चेन प्रेशर्स है अगर उसमें ईजिंग होती रही तो बेसिकली इंडिया ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रैप में नहीं आएगा। तो इंडिया में इन्फ्लेशन 7% है, तो आरबीआई को मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में। तो कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाए और आरबीआई का ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर तक कंट्रोल में आ जाएगा क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो मेनली यहाँ पर फूड प्राइसेस की वजह से है, फ्यूल प्राइसेस की वजह से है। तो फूड और फ्यूल के प्राइसेस अगर यहाँ पर कम हो जाते हैं तो अपने आप ही इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। यूएसए में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, 9% का इन्फ्लेशन है। अब यूएसए में 9% का इन्फ्लेशन है, इसीलिए यूएसए टेपरिंग करता है। टेपरिंग क्या होती है, बेसिकली
जो यूएसए की क्वांटिटेटिव ईजिंग वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रिवर्स करना। तो यहाँ पर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को परसीव करना, एज सच जो एसेट्स खरीदना है उसको कम कर देना, तो ये यहाँ पर यूएसए कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इंडिया से एफपीआई में कैपिटल आउटफ्लोज देखने को मिल रहा है। और लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसके अलावा हमारे पास फॉरेक्स भी अच्छे खासे हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्ट्रॉन्गर है। तो एज सच जो यहाँ पर यूएसए टेपरिंग कर रहा है तो उससे अब हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो अ लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, लार्जर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ इन टेपर टू विज द टेपर वन पीरियड इम्प्लाइड दैट द इंडियन इकोनॉमी इज इन अ बेटर शेप। और बेसिकली हमारी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर रिवाइव कर जाएगी। अगर हम देखें तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी यहाँ पर रिवाइव कर रहा है। तो साउथ वेस्ट मानसून अगर अच्छा रहा तो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी एक हमें बाउंटीफुल ईयर देखने को मिलेगा कि हमारी यहाँ पर अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी होगी। तो हम देखें तो सारे पॉजिटिव साइंस है, आने वाले ईयर में जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कम ही होगा। फर्स्ट पेज पर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो अब हम आगे चलते हैं। सिंगापुर ट्रिप इन लिम्बो। अब यहाँ पर जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं इनको जाना है सिंगापुर। क्यों जाना है? इनको अटेंड करनी है वर्ल्ड सिटीज़ समिट इन सिंगापुर, लेकिन अभी तक इनको परमिशन नहीं मिली है। तो पहले यहाँ पर एलजी से अप्रूवल मिलेगा, फिर वो जो फाइल है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जाएगी, फिर वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद ही ये यहाँ पर जा सकते हैं। The Chief Minister requires administrative approval from the LG to attend any event outside the country। और यहाँ पर LG के अप्रूवल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास फाइल जाएगी, उनसे क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद ही ये जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इनको अप्रूवल नहीं मिला है और इनको अगस्त में जाना है, तो उसके बारे में ही ये कह रहे हैं। 2019 में भी इनको जाना था C40 वर्ल्ड मेयर समिट इन डेनमार्क में अटेंड करना, उसके लिए भी इनको परमिशन नहीं मिली थी। ये ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने ऐसे ही डिस्कस कर लिया। न्यू चैलेंज फॉर साइबर यूनिट क्रिप्टो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो करेंसी के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस चैलेंज ये देखने को मिला है, साइबर फ्रॉडस्टर्स आर टेकिंग अ न्यू रूट टू वर्क विद देयर एसोसिएट इन फॉरेन कंट्रीज। और उनकी मनी ट्रेल को बेसिकली फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर रहे हैं। तो अमिट अ डिबेट अराउंड द लीगैलिटी ऑफ डिजिटल करेंसी एंड कॉल्स फॉर रेगुलेशन। तो दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम से ये पता चला है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जा रहा है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए, और जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि एज सच क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यहाँ पर एनोनिमस हो रहे हैं। तो चैलेंज टू लिंक एन अकाउंट टू अ पर्सन बिकेम द ट्रांजेक्शन आर एनोनिमस, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी का एक चैलेंज ये हो गया है कि इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इसकी वजह से। एट प्रेजेंट वी आर ओनली हैव टू कैच साइबर क्रिमिनल्स बट ऑल्सो रिकवर द मनी। पर मनी को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर मनी से क्रिप्टो करेंसी बाय कर ले रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, इनका ये कहना है जो क्लाउड बस्ट है ये फॉरेन एंटिटीज़ के द्वारा कराया जा रहा है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इन्होंने यही स्टेटमेंट दी है। इफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इज टू बी बिलीव्ड, क्लाउड बस्ट में वेल बी इंजीनियर्ड बाई फॉरेन एंटिटीज़ टू डिस्टेबलाइज इंडिया। तो मुझे लगा आपको बता दिया जाए इनका स्टेटमेंट। अब हम आगे चलते हैं। इंडिया प्रेसेस फॉर फुल डिसएंगेजमेंट। तो इंडिया यही चाहता है कि जो LAC है वहाँ पर फुल डिसएंगेजमेंट हो। तो हमने बात की है कि डेमचोक और देपसांग वाले एरिया में फुल डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, और जो बेसिकली अप्रैल 2020 में जो भी यहाँ पर स्टेटस को था उसको मेंटेन किया जाए। तो यही हमारी डिमांड है, और हमने यहाँ पर चाइना से क्लियरली कह दिया है कि बाईलेटरल रिलेशन सर्वाइव नहीं होंगे जब तक LAC में जो सिचुएशन है वो वापस से वैसी नहीं हो जाती जो कि अप्रैल 2020 में थी। तो इंडियन साइड प्रेस्ड फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स एज सून एज पॉसिबल इन ऑल द रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स। इट इज लर्न दैट द इंडियन डेलीगेशन ऑल्सो सॉट रेजोल्यूशन ऑफ द पेंडिंग इश्यूज इन देपसांग एंड देमचोक। इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग दैट peace and tranquility along the LAC were key for the overall development of bilateral ties। तो देपसांग और देमचोक आप देख लेना मैप में, क्योंकि नुब्रा वैली पूछ चुके हैं 2020 के प्रीलिम्स में, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो देपसांग और देमचोक आप देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। हाउ वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हिज और हर रोल। तो हम डिस्कस करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो हैं जगदीप धनखड़, और ऑपोजिशन के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो हैं मार्गरेट अल्वा। तो ऑपोजिशन ऑन संडे नेम्ड फॉर्मर गवर्नर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट अल्वा एज इट्स कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही यहाँ पर चेयरमैन होगा राज्यसभा का। अंडर आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 65 ये कहता है कि अगर वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, या तो डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से या रिमूवल की वजह से,
तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज डिस्चार्ज करेगा वो यहाँ पर होगा वाइस प्रेसिडेंट। तो इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज, द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट शैल ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट एब्सेंट है या प्रेसिडेंट यहाँ पर इल है या किसी और वजह से अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा। आर्टिकल 66 लेज डाउन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। तो इलेक्शन कैसे होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें यहाँ पर जो एमपी होंगे दोनों हाउसेस के, तो बेसिकली दोनों हाउसेस के एमपी इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्शन कैसे होता है? तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो होता है सीक्रेट बैलेट से। जो इलेक्टर है वो प्रेफरेंसेस को मार्क कर सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस को मार्क करना चाहे तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस को भी मार्क कर सकता है और बाकी सारे ऑप्शंस छोड़ सकता है। तो वाइल द मार्किंग ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस इज कंपलसरी फॉर द बैलेट पेपर टू बी वैलिड, अदर प्रेफरेंसेस आर ऑप्शनल। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। या अगर कोई ऐसा मेंबर इलेक्ट हो जाता है जो कि एमपी है या एमएलए है, तो he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president। लेकिन वो इंसान जिस दिन भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो बेसिकली वो सीट जो है उसकी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की वो यहाँ पर वेकेट मानी जाएगी। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 सेज नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इलेक्शन इज द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 66 क्लॉज 4 अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अगर वो यहाँ पर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है। तो इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या तो फिर किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया जाता है। आर्टिकल 67 लेज डाउन दैट द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पर 5 सालों के लिए वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं ऑफिस। हाउएवर द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। लेकिन जब तक यहाँ पर सक्सेसर जो है ऑफिस को अज्यूम नहीं कर लेता तब तक यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उस ऑफिस को होल्ड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक यहाँ पर सक्सेसर ऑफिस में एंटर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बेसिकली यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में लीव ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म। तो किसको रेजिग्नेशन ऑफर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट? तो बेसिकली अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूवल का क्या प्रोसेस होगा? तो रिमूवल का ये प्रोसेस होगा, राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा बाई अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स और यहाँ पर लोकसभा के द्वारा एग्री किया जाएगा। तो रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा से, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, तो ये मेजॉरिटी होगी और लोकसभा के द्वारा एग्री किया जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो बेसिकली ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट। तो कोई भी डाउट या डिस्प्यूट अराइज होता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होगा। शुड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वॉइड। तो फॉर एग्जांपल आज इलेक्शन हुए और 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस 15 दिन में जो भी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने डिसीजंस लिए हैं वो पूरी तरीके से वैलिड होंगे। तो एक्ट डन बाई हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाई रीजन ऑफ दैट डिक्लेरेशन। तो भले ही यहाँ पर जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम की पीरियड में जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं बाय द वाइस प्रेसिडेंट तो ये पूरी तरीके से वैलिड होंगे। व्हाट विमेन शुड ईट टू कंट्रोल हाई रेट्स ऑफ इलनेस। तो ये जनरल वेलबींग के लिए हम देख लेते हैं, एज सच यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, ये हमें रिपोर्ट से भी पता चला कि विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है देन मैन, लेकिन उसके बाद भी विमेन को इलनेसेस ज़्यादा होती हैं। उसके रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है, विमेन हैव ऑन एवरेज मोर बॉडी फैट दैन मैन। तो विमेन में ज़्यादा बॉडी फैट होता है। तो बॉडी फैट ज़्यादा होने का भी एक रीज़न ये है कि वो ज़्यादा यहाँ पर वाइटामिन और मिनरल्स को सिंक कर सकता है। बॉडी फैट सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट सिंक फॉर मैनी डाइटरी वाइटामिन एंड मिनरल्स जो कि यूजफुल होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत कम यहाँ पर बचता है रेटिना और ब्रेन के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स विमेन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो बेसिकली डाइट से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर डाइट में
केल लिया जाए, स्पिनच, वाटरमेलन, बेल पेपर्स, टमाटोज, ऑरेंजेस, कैरेट्स, तो ये जो है ये डीजेनरेटिव जो डिजीजेज हैं उनको कम किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। इज देयर अ क्राइसिस इन राइस? तो एज सच तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फार्मर्स जो हैं पहले पैडी सीड्स को नर्सरी में लगाते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर मेन फील्ड में लगाते हैं। अब मेन फील्ड में जब वो यहाँ पर लगाते हैं तो उनको फील्ड को फ्लड करना पड़ता है। तो बेसिकली वो यहाँ पर मानसून का वेट करते हैं फील्ड को फ्लड करने के लिए। तो अगर यहाँ पर मानसून लेट हो जाए या मानसून कम आए तो इसकी वजह से पैडी कल्टीवेशन में आ जाती है प्रॉब्लम। तो फार्मर्स फर्स्ट सो पैडी सीड्स इन नर्सरीज वेयर दे आर रेज्ड इनटू यंग प्लांट्स। फिर इन सीडलिंग्स को रीप्लांट किया जाता है इन द मेन फील्ड। नर्सरी सोइंग जनरली हैपेंस बिफोर द मानसून रेन्स, और फिर उसके बाद मानसून का वेट किया जाता है। तो अगर हम देखें तो एज सच आपको कई जगह तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी हम देखें तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो येट अ वास्ट पैडी ग्रोइंग बेल्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल हैज़ हैड वेरी लिटिल रेन्स। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पैडी कल्टीवेशन है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये कुछ प्रॉब्लम बताई गई है यहाँ पर। तो एज सच कोई क्राइसिस नहीं होने वाली है। Not for now. To start with, the India Meteorological Department has forecast that the current monsoon trough, which is active in south of its normal position, basically अब ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा और आज से यहाँ पर यूपी और वेस्ट बंगाल में भी हमें बारिश देखने को मिलेगी। सेकेंडली जो पैडी कल्टीवेशन है वो ज़्यादा जोग्राफी के एरिया में होती है एज कम्पेयर टू वीट। अनलाइक वीट दैट इज ग्रोन ओनली इन अ फ्यू स्टेट्स नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, तो हम कह सकते हैं कि राइस की वजह से ऐसी कोई क्राइसिस नहीं आने वाली। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बियॉन्ड काटसा ये हम डिस्कस करेंगे। ये हमने एक दो दिन पहले भी डिस्कस किया था। काटसा क्या है? तो यूएस का 2017 का एक लॉ है जिसका कि नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो इसमें इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री अगर यहाँ पर रशिया के साथ, ईरान के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ सिग्निफिकेंट ट्रेड करता है तो उस कंट्री के ऊपर यहाँ पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इंडिया ने S-400 लिया रशिया से, तो इंडिया के ऊपर भी ये सैंक्शंस लग सकते थे। लेकिन काटसा के अंदर जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है कि वो केस टू केस बेसिस पर वेवर दे सकते हैं। तो यूएस का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने एक वोटिंग से पास किया है कि इंडिया को वेवर मिलना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर S-400 लिया है रशिया से क्योंकि इंडिया को चाइनीज एग्रेशन को फेस करना पड़ रहा है। तो लास्ट वीक द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द लोअर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस, पास्ड एन अमेंडमेंट विद अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी दैट कॉल्ड फॉर एन इंडिया स्पेसिफिक वेवर फ्रॉम सैंक्शंस फॉर द परचेज ऑफ एडवांस रशियन वेपन्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पर वेवर दिया जाएगा। तो अभी तो फाइनल डिसीजन यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट लेंगे, तो वो बेसिकली 90% तो है कि वो वेवर दे देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम रशिया के ऊपर मिलिट्री सप्लाईज के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ऑथर ने ये कहा है कि हमें रैपिड डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया जब वॉर ख़त्म होगा यूक्रेन के साथ तो रशिया अपने आप को रीबिल्ड करने पर फोकस करेगा। तो रशिया ये फोकस नहीं करेगा कि वो यहाँ पर डिफेंस की सप्लाईज करे किसी दूसरे कंट्री को। तो हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है या तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो इफ एंड व्हेन द यूक्रेन वॉर एंड्स, रशियाज फोकस विल बी ऑन रीआर्मिंग इटसेल्फ रादर देन एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज। तो रशिया बेसिकली हमें उस टाइम इंडिया को एक्सपोर्ट करने के ऊपर फोकस नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना है मिलिट्री सप्लाईज को लेकर। तो इंडिया गवर्नमेंट हैज़ एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर वेपन्स एट होम्स। इट ऑल्सो वांट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट कैपिटल टू इन्वेस्ट इन इंडियाज आर्म्स प्रोडक्शन। तो ये जो हमारा लॉडेबल गोल है इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पर्पसफुल पॉलिसी होनी चाहिए, तभी बेसिकली हम यहाँ पर मिलिट्री सप्लाईज में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग हार्डर लाइंस। तो मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है और मॉनसून सेशन का जो बेसिकली ओपनिंग डे है उसी दिन यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो दिस सेशन विल ऑल्सो बी डोमिनेटेड बाई प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल पोल्स। इट विल स्टार्ट ऑन हिस्टोरिक नोट विद एमपीज वोटिंग ऑन ओपनिंग डे टू चूज द कंट्रीज नेक्स्ट राष्ट्रपति। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो राष्ट्रपति होंगी वो होंगी द्रौपदी मुर्मू। हर एलिवेशन टू द हाई ऑफिस मे और मे नॉट इम्प्रूव द लॉट ऑफ आदिवासीज, पर हाँ ये तो एक मैसेज जाता है दैट अ मेंबर ऑफ द ट्राइबल ग्रुप हु इज़ ऑल्सो वुमेन कैन ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री। फिर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो एनडीए के हैं वो भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो हैं वही यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि एनडीए के पास यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज में क्लियर मेजॉरिटी है। अगर हम देखें तो राज्यसभा में एक एडवाइजरी इशू की गई है कि कोई भी धरना नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट की प्रमाइसेस में। तो लोकसभा इशूड अ न्यू बुकलेट जिसमें यहाँ पर और ज़्यादा अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को ऐड कर दिया गया है। इस पे लोकसभा के स्पीकर का ये कहना है कि एज सच हम कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने तानाशाह वर्ड बोल दिया तो आपकी स्पीच को रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा, हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। तो ऐसा यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर का कहना है।
अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है जो बीजेपी जिसका फुटप्रिंट लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो बीजेपी को यहाँ पर ऑपोजिशन को बेसिकली चुप कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो बट इट इज मिस्टिफाइंग व्हाई द बीजेपी विच इज इंक्रीजिंग इट्स फुटप्रिंट इन द कंट्री विनिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन शुड वांट टू बी सीन टू बी स्टिफलिंग द फ्री स्पीच ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। तो ऐसा बीजेपी क्यों कर रही है, यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। और ऑथर का यही कहना है जो स्पेस ऑफ ऑपोजिशन है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो रहा है, और यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कही है कि जो ऑपोजिशन का स्पेस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी हेल्थी डेमोक्रेसी। अब हम आगे चलते हैं। एन ऑर्डरली ट्रांजिशन, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल में ऑथर ने सिर्फ यही बताया है कि हमें अभी डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अभी ज़्यादा हमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजिशन हमें करना है वो हमें ग्रेजुअल ट्रांजिशन करना है, क्योंकि जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ऐसा ट्रांजिशन करने की कोशिश करें कि हम जल्दी से ट्रांजिशन कर लें, हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ा लें, तो ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करने की ज़रूरत है, बेसिकली हमें यहाँ पर ऑर्डरली ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी के यहाँ पर चैलेंज है। एनर्जी सिक्योरिटी का चैलेंज तो बेसिकली इसी वजह से आया है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं यहाँ पर यूएसए ने। तो रिसेंटली देयर हैव बीन सेवरल पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन द कोल सेक्टर इन इंडिया। वन विच हैज गॉन लार्जली अननोटिस्ड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल कोल इंडेक्स। तो नेशनल कोल इंडेक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस डेवलपमेंट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी टू द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इंटरनेशनल मार्केट्स की जो प्राइस वोलेटिलिटी होती है, अगर उससे हमें अपने आप को सिक्योर करना है तो बेसिकली हमें यहाँ पर डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज क्रिटिसाइज करते हुए कि आप क्यों यहाँ पर कमर्शियल कोल माइनिंग कर रहे हो, आपको तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना है। तो हमें ये बात समझनी है कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन है और हमारी पॉपुलेशन का राइट है कि हमारी पॉपुलेशन को भी एनर्जी की एक्सेस मिले। However, much more needs to be done to make these measures more effective. First and most importantly, the financial community has to be sensitized to the need of increasing domestic coal production अगर हमें अपनी growing energy demand को fulfill करना है। Looking at coal from a singular focus on GHG emissions, तो अगर हम coal को सिर्फ इस बारे में देखेंगे कि इससे ग्रीन हाउस गैस emissions बढ़ रहा है, तो बेसिकली हमारी कंट्री की जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो पाथ है कि हमें 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल्स जो है वो अचीव करने हैं, वो अचीव हो जाएंगे, लेकिन हमें ऑर्डरली ट्रांजिशन करना है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अ प्रॉस्पेरिटी लेसन फॉर इंडिया। यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट से ये पता चला है कि नेक्स्ट ईयर जो इंडिया है वो चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर जाएगा और इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा और इंडिया की पॉपुलेशन 2050 में होगी 1.66 बिलियन। तो इट वाज ओनली 3 इयर्स अगो कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट से हमें ये पता चला था कि जो इंडिया है वो चाइना को सरपास करेगा 2027 में, लेकिन अब हमें रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो इंडिया है वो चाइना को सरपास कर देगा नेक्स्ट ईयर में। अगर हम देखें तो चाइना की ग्रोथ स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो एवरी कंट्री इंटेंट्स फॉर इट्स पीपल, तो हर कंट्री यही चाहता है कि उसके जो देश के लोग हैं वो यहाँ पर प्रॉस्पेरस हों। चाइनाज स्टोरी सिंस 1978 इज़ यूनिक। चाइना में जो पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है वो बहुत फास्ट पेस से डिक्लाइन हुई है। जो चाइना की आज पर कैपिटा इनकम है बेसिकली जो 1978 में थी, तो उस समय हमारी $205.7 थी और चाइना की $156.4 थी, और आज चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $12,556 और इंडिया की है सिर्फ $1,933। तो अब कंपैरिजन देख रहे हो, 1978 में हम चाइना से आगे थे, अब चाइना हमसे कितना ज़्यादा आगे चला गया है। अब चाइना इतना आगे गया कैसे? तो both countries were saddled with humongous poverty. Today China is more than 6 times ahead of India in terms of per capita income. अब इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न, तो चाइना ने सबसे पहले एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करना शुरू किया। तो इट इज़ वेल नोन दैट चाइना स्टार्टेड इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978। सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया। जब चाइना ने यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया तो उस समय जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था चाइना का वो 7.1% पर एनम था और जो फार्मर्स की इनकम ग्रो हुई वो 14% से ग्रो हुई। अब फार्मर्स की जब इतनी ज़्यादा इनकम ग्रो होगी तो फार्मर्स यहाँ पर गुड्स को भी डिमांड करेंगे। तो ऐसे में फिर चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्ड करना शुरू कर दिया जब यहाँ पर लोग डिमांड करने लगे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की। तो एज पीपल गेन्ड प्रॉस्पेरिटी एंड फार्मर्स रियल इनकम्स डबल्ड, पॉवर्टी फेल बाई हाफ इन जस्ट 6 ईयर्स। और उसके बाद जब लोगों के हाथ में पैसा आता तो लोग डिमांड करते हैं। जब लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड की, फिर यहाँ पर चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्ड करना शुरू कर दिया। बट वन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो यहाँ पर चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी की। अब जब चाइना ने यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी सितंबर 1980 में और बेसिकली 2016 तक ये वन चाइल्ड पॉलिसी चली है। इट इज़ दिस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ और इसके अलावा जो जीडीपी है वो लगातार इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से इतना ज़्यादा टाइम्स आगे जा चुकी है।
चाइनीज पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो 0.1% पर एनम है, और जो इंडिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो है यहाँ पर 1.1% पर एनम। 40 ईयर पीरियड में अगर हम देखें 1978 से 2018 तक, तो जो चाइना की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रही है वो यहाँ पर रही है 4.5%, और इंडिया की जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रही है 1991 के बाद, तो बेसिकली 1991 में ही हमने यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था, तो उसके बाद जो हमारी ग्रोथ है वो बेसिकली हवर की है अराउंड 3%। तो अगर हम देखें तो चाइना से हमारी ग्रोथ कम रही है। मार्केट एंड प्राइस लिबरलाइजेशन इन एग्रीकल्चर स्टिल रिमेन्स अ मेजर इशू। तो एज सच तो हमने लिबरलाइज कर दिया है मार्केट को, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये पता चलता है कि फूड प्राइस में राइज हो गया, फॉर एग्जांपल वीट में जब प्राइस राइज हुआ तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया। तो लिबरलाइजेशन भी हमारा ऐसा है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंटरवीन करती रहती है, तो गवर्नमेंट क्लैम्स डाउन इम्पोर्ट। तो मार्केट एंड प्राइस लिबरलाइजेशन इन एग्रीकल्चर स्टिल रिमेन्स अ मेजर इशू, एंड एट द ड्रॉप ऑफ एनी हिंट ऑफ फूड प्राइस राइज, की गवर्नमेंट को सिर्फ हिंट भी लगता है कि फूड प्राइस राइज होने वाला होता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से बैन कर देती है, स्टॉक लिमिट्स लगा देती है ट्रेडर्स के ऊपर, सस्पेंड्स फ्यूचर मार्केट्स एंड पुशेस अदर मेजर्स दैट स्ट्रेंगल मार्केट्स। तो बेसिकली ये हमारी गवर्नमेंट करती है। तो एज सच हम यहाँ पर ट्रूली तरीके से लिबरलाइज कभी हुए ही नहीं है। लेट्स गेट बैक टू द पॉपुलेशन थ्योरी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में बताया गया है कि जैसे चाइना ने यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, तो संजय गांधी ने भी ऐसे कुछ फोर्सफुल अटेम्प्ट्स किए थे स्टरलाइजेशन के, लेकिन उसका हमें पब्लिक में एकदम, पब्लिक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि पब्लिक के ऊपर यहाँ पर फोर्सफुल तरीके से बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पर स्टरलाइजेशन किया जाएगा, तो लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इससे ये तो समझ आएगा कि किसी भी तरीके से फोर्सफुल तरीके से पॉपुलेशन को इंडिया में कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए? तो एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से हमें ये पता चला है, of all the girls and women above the age of 6 years, only 16.6% were educated for 12 years or more। तो हमें विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करनी। अगर हम विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली विमेन का इक्वल से होगा फैमिली प्लानिंग में। तो इफ वन टॉक्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेवरल असर रिपोर्ट पॉइंट टू द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा हमें NFHS के डेटा से ये पता चलता है कि विमेन एजुकेशन सबसे ज़्यादा एक डिटर्मिनेंट फैक्टर होती है जिससे आप स्टेटस ऑफ मैल न्यूट्रिशन को कम कर सकते हो। द NFHS 5 डेटा शोज दैट मोर देन 35% ऑफ आवर चिल्ड्रन जो 5 से कम है वो यहाँ पर स्टंटेड है। तो अगर आपके यहाँ पर चिल्ड्रन ही स्टंटेड है तो वो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन सकते हैं? आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अपने फुल पोटेंशियल से काम करेंगे? मोर ओवर 57% ऑफ विमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज यहाँ पर एनेमिक है। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल्स करने की ज़रूरत है कि क्रॉप्स का बायो फोर्टिफिकेशन करो, क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर हर हाउस होल्ड में पहुँचाओ। इसके अलावा एक एग्रेसिव कैंपेन करने की ज़रूरत है कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करो। अगर यहाँ पर गर्ल चाइल्ड एजुकेट होगी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी, तो उसकी यहाँ पर इक्वल से होगी फैमिली प्लानिंग में। तो India's performance in terms of the prosperity of its masses and the human development index may not improve significantly अगर हम यहाँ पर गर्ल एजुकेशन improve नहीं कर रहे हैं। From a policy perspective, if there is any subsidy जो कि प्रायोरिटी डिजर्व करती है, दैट इज गर्ल एजुकेशन, तो इट शुड बी फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। और अगर हम गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करेंगे तो बेसिकली जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो कि सिर्फ अभी 25% है, वो यहाँ पर इंक्रीज होगा और हम सच में डबल इंजन ग्रोथ देख पाएंगे। तो ये यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब हम उस पॉपुलेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो बेसिकली हमें यहाँ पर गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना है। अब हम आगे चलते हैं। रशियन मिसाइल्स हिट की सिटी इन सदर्न यूक्रेन। तो यहाँ पर बात की गई ट्रांसनिस्ट्रिया की। तो ये मोल्डोवा का सेपरेटिस्ट रीजन है ट्रांसनिस्ट्रिया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सेपरेटिस्ट रीजन है ये यहाँ पर प्रो रशियन है। रशियन मिलिट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ गोल टू कट ऑफ यूक्रेन्स एंटायर ब्लैक सी कोस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर यूक्रेन को पूरी तरीके से ब्लैक सी कोस्ट से काटने की कोशिश की जा रही है ताकि यूक्रेन यहाँ पर ट्रेड ना कर पाए। फिर यहाँ पर जो रशिया है वो अटैक्स कर रहा है मेन सिटीज़ पे। तो यहाँ पर कुछ लोकेशन देख लेते हैं, खेर्सन, मैरियोपोल, ज़ेप्टिज़ोजिया, ये सारी लोकेशंस यूक्रेन में है। यूरोप बैटल्स टू कंट्रोल वाइल्ड फायर्स। अगर हम देखें यूरोप में, स्पेन में 45.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऐसे पोर्तुगाल में 47 डिग्री सेल्सियस है। तो क्लाइमेट चेंज का ही ये इम्पैक्ट है कि इतना ज़्यादा हमें हीट वेव्स देखने को मिल रहे हैं स्पेन और पोर्तुगाल और फ्रांस में। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है कार टी सेल थेरेपी की। तो एक दिन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पेज पर ही कार टी सेल थेरेपी को, शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, जो कि कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल साबित होगी और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी अगेंस्ट कैंसर, तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप्स की होती है। एक तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, दूसरी होती है टी सेल थेरेपी। तो टी सेल थेरेपी में यहाँ पर जो ओन नेटिव सेल्स हैं
उनको ही यूज़ किया जाता है। तो दिस डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टी सेल्स बट यूजेज योर ओन नेटिव सेल्स। फिर यहाँ पर तीसरी बात की गई है दैट इज कार टी सेल थेरेपी, जो कि यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और कैंसर के अगेंस्ट ये यहाँ पर एक्ट करेगी। तो थर्ड वेरिएंट इज द कार टी सेल थेरेपी वेयर वी एक्सट्रैक्ट, तो बॉडी से टी सेल को निकाला जाएगा। फिर टी सेल को निकालने के बाद उसमें इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ द HIV वायरस डाला जाएगा, तो जिससे एज सच HIV नहीं होगा क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड वायरस होगा। और इन टी सेल्स को बेसिकली एक तरीके से वेपनाइज किया जाएगा कि ये टी सेल्स यहाँ पर कैंसरस सेल्स के ऊपर अटैक कर पाएँ। तो दीज जीन्स देन वेपनाइज द टी सेल्स टू अटैक कैंसरस सेल्स। इन अदर वर्ड्स टी सेल्स को रिमूव किया जाएगा, और रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपेरेसिस। तो इन अदर वर्ड्स वी रिमूव द टी सेल्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू एपरेसिस। फिर उसके बाद इसको लेबोरेटरी में लेकर जाया जाएगा, फिर इसमें जीन थेरेपी की जाएगी, और जीन थेरेपी करने के बाद इसको वापस से बॉडी में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद ये जो टी सेल है ये यहाँ पर बॉडी में कैंसर सेल को अटैक करेगी। तो दीज पेशेंट्स वर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ एंड मोस्टली हैड लिक्विड कैंसर्स और ल्यूकेमिया एज देयर ट्यूमर्स हैड स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग। लेकिन हमने देखा कि कार टी सेल थेरेपी इन लोगों में भी काम कर रही थी। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कार टी सेल थेरेपी एक तरीके का ब्रेक थ्रू है कैंसर के रिसर्च में। यूएस मस्ट बी अलार्म्ड बाई फॉरेन कंपनीज एग्जिटिंग इंडिया, हडसन इंस्टीट्यूट। अगर हम देखें तो इंडिया से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज यहाँ पर एग्जिट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल फोर्ड ने एग्जिट कर दिया, जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन। अब क्यों ये एग्जिट कर रही हैं, तो इनके अलग अलग रीजंस है। फॉर एग्जांपल कुछ का ये कहना है कि पुअर कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, कुछ का ये कहना है कि हमारी ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ ये ठीक नहीं बैठ रहा है, कुछ का ये कहना है कि हमारी इन्फोर्समेंट और टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ कुछ टिफ्स चल रहे हैं। अब ये रीज़न जो है ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है। अब यूएसए ये चाहता था कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया को हमें बेसिकली उसी इकोनॉमिक सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा जहाँ पर चाइना है। लेकिन इंडिया में हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज सच आ नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी पॉलिसी में भी कुछ प्रॉब्लम है। एज सच हमारी जो पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी है वो यहाँ पर चेंज होती रहती है, जिससे हमारे पास पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बाइडन और इससे पहले यूएसए के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनका ये मानना था इट मस्ट बी अलार्म्ड बाय द डिसीजंस ऑफ सेवरल फॉरेन कॉर्पोरेशंस टू आइदर पुल आउट ऑफ द इंडियन मार्केट, या जो भी उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उन्होंने होल्ड पर लगा दिए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडिया एज सच बहुत ही चैलेंजिंग मार्केट है बिजनेस करने के लिए। और यूएस ऐसा कुछ उम्मीद लगाकर बैठा था कि इंडिया की राइज बहुत ज़रूरी है अगर हमें चाइना को टैकल करना है। तो authors also argued that Western democracies, which see India as a natural ally, believe that India would be able to deliver on its economic and military potential। लेकिन उसके लिए यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना ज़रूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज आएगी तभी हम यहाँ पर चाइना के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग स्टैंडिंग टैक्स डिस्प्यूट थे, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था 2012 के, उन सबको चेंज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है वो यहाँ पर बिल्डअप हो पाए। द गवर्नमेंट हैड अनाउंस रूल्स विच व्हेन अडहेयर टू विल लीड टू द सेंटर विड्रॉइंग टैक्स डिमांड्स रेज्ड यूजिंग द 2012 रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे 2012 के टैक्स लॉ के अंतर्गत, लेकिन आप भी सारे केसेस हमारे अगेंस्ट वापस ले लो। द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ हैड एन इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेशंस। 2021 रिपोर्ट ऑन इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, जिससे इनका ये कहना है कि इंडिया बहुत ही चैलेंजिंग प्लेस है बिजनेस करने के लिए। तो इंडिया में कोई भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के नए नए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना है, तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगा दिए जाते हैं। प्रोक्योरमेंट रूल्स को बार बार चेंज किया जाता है। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो इंडिया के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं वो अलाइन नहीं करते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। तो प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत ही एक चैलेंजिंग प्लेस है बिजनेस करने के लिए। और यूएसए ये सोचकर बैठा था कि इंडिया को बेसिकली हम इंडिया को हेल्प करेंगे राइज करने में, कि अगर हमें चाइना को टैकल करना है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया जो प्री पैक्ड लेबल सीरियल, पल्सेस, फ्लावर, तो जो भी 25 किलोग्राम तक के होंगे उनके ऊपर लगेगा 5% जीएसटी। तो ऐसा सच तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया था एक तो रिवेंज टूरिज्म। तो रिवेंज टूरिज्म आपको पता होगा कि कोविड में सब लोग घर पर बैठ के परेशान हो गए थे, मोनोटोनस मंडेन लाइफस्टाइल हो गया था, तो उनको यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करना था, तो ऐसे में सब टूरिज्म करने लग गए। उसकी वजह से हमें एविएशन में अपटर्न देखने को मिला। फिर आज से मानसून सेशन स्टार्ट होगा, तो क्या क्या डिस्कशन होगा वो हमने देख लिया। अनपार्लियामेंट्री वॉर्ड्स की जो अपडेटेड लिस्ट है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। इसके अलावा 32 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें कोई भी डेलिब्रेशन और डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में आप कैसे ही डेलिब्रेशन और डिस्कशन कर सकते हो। हमने यहाँ पर 2 बिलियन कोविड-19 के डोजेस दे चुके हैं वैक्सीन के। फिर आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट में ये कहना है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रैप से एस्केप कर सकता है अगर यहाँ पर कमोडिटी के प्राइसेस कम रहे, और दूसरी बात जो सप्लाई चेन डिस्रप्शंस है उसमें थोड़ा ईज हो गया, तो बेसिकली जो इंडिया है वो यहाँ पर ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रैप से टैकल कर सकता है।
अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनको वर्ल्ड सिटी समिट में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो बेसिकली उनको अप्रूवल चाहिए जो कि नहीं मिल रही है। क्रिप्टो के जो चैलेंजेस है वो हमने डिस्कस किए कि इससे इलीगल ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, एनोनिमिटी होती है जिसकी वजह से यहाँ पर फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। फिर हमने ये कहा है कि देमचोक, इसके अलावा देपसांग में हमें पूरी तरीके का डिसएंगेजमेंट चाहिए। अप्रैल 2020 में जैसा स्टेटस को था हमको वैसा ही चाहिए, और तभी बाईलेटरल रिलेशंस रिवाइव कर सकते हैं जब यहाँ पर चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट करेगा। फिर हमने यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया। आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 यहाँ पर डिस्कस किया। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो प्रेसिडेंट को देते हैं। 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन जब तक यहाँ पर नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट, वही यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की सीट को अज्यूम करके रखते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन उस बीच में जो भी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिए हैं वो इनवैलिडेट नहीं होंगे। अब हम आगे चलते हैं। कार्डसन में डिस्कस कर लिया काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो बेसिकली यूएसए का 2017 का एक्ट है। यूएसए का ये कहना है कि कोई भी कंट्री अगर सिग्निफिकेंट ट्रेड करता है ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, रशिया के साथ, तो उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत ही जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो वेवर दे सकते हैं ऑन केस टू केस बेसिस। ये जो आर्टिकल है अ लाइटर टच, ये एज सच हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली स्टार्टअप्स का यही कहना था कि जो आपके डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स हैं, तो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स की वजह से हम कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन जो कंपनीज हैं उनके साथ, क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स में कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है। फिर ऑर्डरली ट्रांजिशन की अगर हम यहाँ पर मूव ऑन करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, तो वो हमारा स्लो ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में जो हमारी एनर्जी डिमांड है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी लेसन फॉर इंडिया, तो अगर हमें प्रॉस्परस होना है तो गर्ल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर हम देखें तो गर्ल एजुकेशन से ही सब कुछ लिंक होता है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें तो बहुत सारी विमेन यहाँ पर एनेमिक है। तो अगर विमेन ही एनेमिक होगी तो बेसिकली हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो यहाँ पर बेबी का बर्थ होगा वो बेबी मैलन्यूट्रिशियस नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। विमेन को यहाँ पर बायोफोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड करना ज़रूरी है, उसकी डाइटरी हैबिट्स में चेंज करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर हमने कुछ लोकेशंस देखे जैसे कि खेरसन, मैरियोपोल और ज़ेप्रिजोजिया। फिर यहाँ पर ट्रांसनिस्ट्रिया देखा जो कि मोल्डोवा का एक सेपरेटिस्ट रीजन है। फिर हमने कार टी सेल थेरेपी देखी जो कि कैंसर के अगेंस्ट होगी। कैंसर को फाइट करने के लिए शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें टी सेल्स को बॉडी से निकाला जाएगा। फिर उसमें यहाँ पर इनएक्टिवेटेड HIV वायरस जीन थेरेपी के थ्रू को चेंज किया जाएगा और उसके बाद बॉडी में वापस इसको डाल दिया जाएगा और ये यहाँ पर कैंसर सेल को अटैक करेगा। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इंडिया छोड़कर जा रही हैं क्योंकि इंडिया का उनका ऐसा मानना है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए, तो ऐसा बिजनेस करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।